नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूक्रेन दौरे पर रवाना हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। गुज़श्ता 45 साल में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पहला यूक्रेन दौरा। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद, कई रियासतों पर पड़ा असर। बदगुमानी के मामले में मुलविस ईडी के अफसर आलोक कुमार रंजन ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। महाराष्ट्र के बदलापुर में 300 मुजाहिरीन पर एफआईआर, 40 गिरफ्तार। स्कूल में बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल पर हो रहा था मुजाहरा। और यूपी के इटावा में ट्रक और कार की हुई टक्कर, एक ही कुनबे के 4 लोगों की हुई मौत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा पोलैंड दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। गुज़श्ता 45 साल में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला पोलैंड दौरा है। इससे कबल 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। दौरे पर रवाना होने से कबल पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वारसो के लिए रवाना हो रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि पोलैंड का ये दौरा एक खास वक्त पर हो रहा है, जब हम अपने ममालिक की सिफारतकारी के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इससे कबल हिंदुस्तान के दौरे पर आए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस्तकबाल किया। इस दौरान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने आज़म अनवर इब्राहिम कई नए प्रोग्राम शुरू किए हैं और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तानी कंपनियां मलेशियाई कंपनियों के साथ हर फील्ड में, जिसमें तवानाई भी शामिल है, में ताउन करेंगी। डिजिटलाइजेशन और फूड मुंतकली सिक्योरिटी जैसे नए चैलेंजिंग शोबे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपने तजुर्बे और महारत दोनों को बरूए कार लाने को तस्लीम किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। But very proud of our civilization and cultures, and also multicultural, multiracial, and multireligious. And therefore, we have a lot of commonalities which extend beyond just trade and investments, but also culture and cultural vibrancy, which is important to this country and also to Malaysia. But beyond that, we have initiated a lot of new programs, and we would hope that Indian companies with Malaysian companies collaborate further in all fields, including the new challenging areas like energy transition, digitalization, and also food security. SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित और बहुजन तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। इसके अलावा बीएसपी और आरजेडी जैसी पार्टियों ने बंद की हमायत की है। दलित और पसमानदा बरादरियों की मजबूत नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने के लिए इस बंद का एहतमाम किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो ये कॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई है। हालांकि ज्ञापन का कार्यक्रम है और ये अम्बेडकर पार्क है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन देंगे और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट और आसपास के पूरे एरियाज में हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो रहे उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। बाकी सभी प्रतिष्ठान वगैरह सभी चल रहे हैं, सभी कार्यालय खुले हुए हैं और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो इनका ज्ञापन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए।
ईडी में तैनात एक अफसर आलोक कुमार रंजन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। आलोक कुमार रंजन की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। आलोक एक मुबैना बदनवानी के मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है कि जब उनके वालिद वजीर रेल थे, मनमोहन सिंह सीधे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने। क्या वो कोई आईएएस आईपीएस थे? विजय केलकर फाइनेंस सेक्रेटरी बने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव थोड़ा होमवर्क उन्हें करना चाहिए। पीएम मोदी ने वाजे तौर पर कहा है कि हम पसमानदा लोगों के हक पर कोई हमला नहीं होने देंगे। हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज यूपीएससी लेटरल भर्ती पर बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस इशू को सबसे पहले उठाया। बीजेपी लेटरल भर्ती के बहाने रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है और ये लोग आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि SC/ST समाज के लोग सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट में बैठे, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। बिना किसी इम्तहान और रिजर्वेशन के आईएएस और आईपीएस भर्ती हो जाएंगे। इसका मतलब संघ के लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहां तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, ये हमें मान्य नहीं है। SC/ST का हम पूरा सम्मान करते हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है। आईएएस आईपीएस की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के आईएएस और आईपीएस भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। यूपीएससी के जरिए बराह रास्त भर्ती पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि ये सीधी बहाली 45 ओहदों के लिए थी और ये बहालियां पहले यूपीएससी के जरिए होती थीं। पहली बार एक साथ सीधी भर्ती थी। गुज़श्ता 4 साल में तकरीबन 50 से 60 लोग सीधी भर्ती से आए हैं। ये हुकूमत के कहने पर किया गया था। उन्होंने कहा कि कल तक ये मनमोहन सिंह और पंडित नेहरू के लिए कह रहे थे कि ये उनके ज़माने में होता रहा है, और आज क्या हुआ? रिजर्वेशन को ख़त्म करने का ये पहला कदम था। जब उन्होंने हर तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा तो पीछे हट गए। जयराम रमेश ने कहा है कि हकीकत ये है कि इस बार 2 दिन में ही वजीर आजम ने हार मान ली है। अभी आगे और हार मानेंगे, ये आइन की जीत है। इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्जाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खड़गे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया
जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया। क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा, और राहुल जी ने उठाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आप मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह पर गैर जमानती वारंट के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि अदालत ने आज गैर जमानती वारंट को जारी रखा है। 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी दायर की हुई है। ये है एक अपील थी जो एडीजे का संख्या 13 जो विशेष कोर्ट एमपी एमएलए है उनके यहाँ से अपील हमारी निरस्त हुई थी। उसी अपील के आदेश के परिपेक्ष में 9 तारीख को हाजिर होना था संजय सिंह जी को, लेकिन 9 तारीख को अदालत नहीं थी, पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। वो एप्लीकेशन हमारी जो हमने मौका प्रार्थना पत्र दिया था वो 13 तारीख को पेश हुआ। 13 तारीख को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया था। याचिका की सुनवाई 22 तारीख को लगी हुई है। उसके निस्तारण तक हम अवसर चाहते थे। पुनः अदालत ने आज एनबीडब्ल्यू का प्रोसेस जारी रखा है। 28 तारीख लगाया हुआ है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब माननीय उच्च न्यायालय में हमने याचिका प्रस्तुत की है। रिवीजन हमारा फाइल है, जो आदेश होगा वो मान्य होगा। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और जेएमएम लीडर चंपई सोरेन ने कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से गया था। उस दौरान मैंने पोस्ट करके पूरे मुल्क के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और मैं उस पर कायम हूँ। मेरे पास 3 मुतबादिल हैं: रिटायर होना, नई पार्टी बनाना या कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पर लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार, इनका प्यार है, इसलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। जेएमएम की तरफ तो कोई फोन नहीं आया था क्या? किसी नहीं, हमसे कोई बात नहीं, गुरु जी से भी बात नहीं, किसी से नहीं होता। जनता का सेवा करना है, जनता के बीच रहना है। हमने पहले भी हमारा यहाँ इस धरती पर, झारखंड धरती पर स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष किया है। झारखंड आंदोलन में शरीक हुआ विश्वगुरु श्री सोरेन के नेतृत्व में। लंबा समय उसका साथ हमने, लेकिन अभी कोई स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को उस समय से। इसीलिए हमारा पहले हम सोचे थे हम सोना से ले लेंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन 1000 खर्चे को तो महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में एक बच्चियों की जिनसी इस्तेसाल पर नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बदलापुर में हुई अस्मत दरी की वारदात बेहद संजीदा है और मैं इस वारदात की सख्त मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने इस मामले की जांच के लिए आईजी रैंक की खातून अफसर की क़यादत में एसआईटी तश्कील दी है। सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए
इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। सर, एक जुडिशियल कस्टडी। बदलापुर वारदात पर महाराष्ट्र के वजीर तालीम दीपक केसरकर ने कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। रियासती तालीमी निज़ाम की पूरी मशीनरी मुतहर्रिक हो गई है। हमने पुणे और मुंबई के 4 IAS अफसरान को अहकामात दिए हैं और हमें पता लगा है कि स्कूल में CCTV क्यों काम नहीं कर रहा है। शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सीनियर PI का तबादला कर दिया गया है। हम इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और तय करेंगे कि मुलजिमों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। हमारा पूरा अमला वहाँ मौजूद है और तलबा की सिक्योरिटी हमारी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने VC पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंट में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने आज तेज बारिश के दरमियान रायबरेली के नसीराबाद थाना हल्के के तहत बझुरिया मुजरे सन्नी भवालपुर गांव पहुंचकर जुल्म के शिकार एक दलित कुनबे से मुलाकात की। दरअसल वो गुज़श्ता दिनों हलाक दलित नौजवान अर्जुन पासी के घर पहुंचे थे। यहाँ उनकी मां शिव दुलारी और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। राहुल गांधी ने वहां तकरीबन निस्फ घंटे तक पूरे वाक़े की जानकारी ली। मां शिव दुलारी ने कत्ल की पूरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि बार बार मुफ्त में बाल कटवाते थे और जब पैसे मांगे तो घर से जबरदस्ती बुला कर ले गए और गोली मार दी। धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SP यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मैंने परिवार से फोन पीछे करो जी से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए फोन पीछे कर, आज आप मोबाइल पैसे दीजिए और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इन्हें। फांसी दो, ये कानून के पर है। उत्तर प्रदेश में इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर होने पर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। हादसे में एक बच्चा और एक औरत शदीद तौर पर जख्मी हैं। 2 जख्मियों को सफाई रेफर किया गया है। मंकी पॉक्स वायरस पर DGHS और डायरेक्टर NCDC डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि ये बीमारी जिल्द से जिल्द टकराने और जिनसी राबता कायम करने से फैलती है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। हमें नहीं लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा मामले सामने आएंगे। पिछली बार 2022-23 में 30 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 12 लोग बैरून ममालिक से आए थे और बाकी भी बैरून ममालिक से ही आए थे जो हिंदुस्तान में रह रहे थे। This disease spreads from skin to skin contact and also through sexual exposure. Exposure to the bed sheets of the infected patient could also be a problem. Incubation period is generally 5 to 21 days. Initial small illness, brief illness of fever, followed by rashes on the hands, on the face, in the genital areas. These rashes, they become vesicles and pustules. और ये illness generally self-limiting होती है, आमतौर पे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है. And within about 3 to 4 weeks it becomes normal.
कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन बी निमोनियाज, इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन लीजन्स कॉजिंग सेप्टिसीमिया एंड डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड. जो इस बार का स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा इन्फेक्टिव है और उसमें डेथ्स पिछले स्ट्रेन से थोड़ी ज़्यादा हैं. और पिछला स्ट्रेन 2022 से 23 तक रहा था, पर अभी इंडिया में ना कोई केस है और हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ होंगे भी नहीं. हालांकि कुछ केसेस नहीं हो इसका हम आउटलाइन नहीं करते, होंगे कुछ केसेस, मैनेज करेंगे उनको जैसे पिछली बार किया था आइसोलेशन वार्ड्स के साथ. यूक्रेन दौरे पर रवाना हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी. गुज़श्ता 45 साल में किसी हिंदुस्तानी वजीर-ए-आज़म का पहला यूक्रेन दौरा. रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद, कई रियासतों पर पड़ा असर. बदगुमानी के मामले में मुलविस ईडी के अफसर आलोक कुमार रंजन ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश. महाराष्ट्र के बदलापुर में 300 मुजाहिरीन पर FIR, 40 गिरफ्तार. स्कूल में बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल पर हो रहा था मुजाहरा. और यूपी के इटावा में ट्रक और कार की हुई टक्कर, एक ही कुनबे के 4 लोगों की हुई मौत. तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही. दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा. सहारा प्रणाम.